नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम SST की जो रीट की यूनिट नंबर 5 चल रही है उसका पार्ट नंबर 2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 41 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम 42 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं है कि इनमें से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं है। ऑप्शन 1 है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, नियम समिति के सभापति की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करना। तो इनमें से जो कार्य नहीं है वो है नियम समिति के सभापति की नियुक्ति करना। ये गलत कथन है क्योंकि वह प्रवर समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है। नियम समिति का सभापति वो स्वयं होता है। और अनुच्छेद 110 में क्या बात कही गई है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। अनुच्छेद 108 जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता से संबंधित है और विधानसभा अध्यक्षों के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। विपक्ष के नेता को भी मान्यता देने का काम लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी मीरा कुमार, जो 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 तक उसका समय था, उसमें वो अध्यक्ष रही थी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से राज्यसभा से संबंधित गलत कथन कौन सा है? यहाँ राज्यसभा से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से गलत कौन सा है? पहला है इसके सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2 है कला साहित्य विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र के अनुभवी को राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का तथा उपसभापति व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी जरूरी है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 2। कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र में के जो अनुभवी हैं उनको राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं करता बल्कि उनको वो नियुक्त करते हैं। तो यही ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। खेल शिक्षा खेल इनमें वो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ये 6 क्षेत्र हैं, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा शिक्षा और खेल। इनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। वर्तमान में ये कितनी है? 254 है। इसमें राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो 229 होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 4 होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं जिनका मनोनयन किया जाता है। इनका समय क्या होता है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कि इनका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है मगर 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष के बाद में रिटायर हो जाते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। इनकी जो पूर्ति होती है वो 1/10 यानी कि 25 होती है। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, उनकी संख्या है 31 और सबसे कम नागालैंड और मिजोरम में, वहाँ से एक राज्यसभा सदस्य चुन के जाता है। विशेष में क्या है कि राज्यसभा सभापति व लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। तब तक दोनों अध्यक्ष न होकर केवल अपने पद के सदस्य के रूप में सदन में भाग लेते हैं। तब सभापति सदन में मत नहीं दे सकता
पर लोकसभा अध्यक्ष को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो यहाँ राज्यसभा के प्रथम सभापति के बारे में पूछा है। जीवी मावलंकर थे, एएस अयंगर थे, एस राधाकृष्णन थे, एसवी कृष्ण मूर्ति थे। तो प्रथम जो सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे प्रथम वो थे एएस अयंगर। हाउस ऑफ कॉमन्स भी लोकसभा को कहा जाता है। और जो राज्यसभा के प्रथम सभापति उपसभापति थे वो थे एसवी कृष्ण मूर्ति। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। लोकसभा का जो गठन है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी जो प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई थी। और राज्यसभा का गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को होता है। तो राज्यसभा का गठन पहले हुआ था और लोकसभा का गठन उसके 14 दिन बाद में। 45 नंबर क्वेश्चन है, संघीय शासन की विशेषता या लक्षण कौन सा नहीं है? एक तो है संविधान की सर्वोच्चता, या फिर शक्तियों का विभाजन, या त्रिसदनात्मक विधायिका, या स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की मौजूदगी। तो इसमें संघीय शासन की जो विशेषता है वो त्रिसदनात्मक विधायिका न होकर द्विसदनात्मक विधायिका है। द्विसदनात्मक होता तो ये राइट हो जाता। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को प्राप्त हैं। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। छावनी बोर्ड से संबंधित सत्य कथन नहीं है, तो ये एक क्वेश्चन के रूप में यहाँ कथन दिए गए हैं। राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड नसीराबाद अजमेर में है। इसका गठन निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये बोर्ड सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। यह देश के छावनी मंडल 1994 से लागू नए कानून के अधीन ये शासित हो रहे हैं। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन 4 ही है। इसका राइट क्या हो जाएगा कि 2006 में भारत सरकार द्वारा छावनी बोर्ड अधिनियम पारित किया गया। वो कौन सा था? 1994। तो ये पारित हुआ था, ना कि लागू हुआ था। निर्वाचित सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष और मनोनीत का पद पर रहने तक कार्यकाल माना जाता है। अध्यक्ष जो होता है इसका वो सेना का मुख्य अधिकारी होता है और उपाध्यक्ष जो होता है वो गैर सैनिक निर्वाचित सदस्य होता है। इसके कार्य नगरपालिका के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत, या अनुच्छेद 52 के तहत, या फिर 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th, 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको शामिल किया गया है। और जो अनुच्छेद 53 है उसमें क्या कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में वर्णित है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। एमएलए होते हैं 4120 और एमपी जो सांसद होते हैं वो होते हैं 776। दोनों का कुल टोटल हो जाएगा 4896 राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य होते हैं। फिर अनुच्छेद 52 में क्या वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 जो है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है?
कि राष्ट्रपति को संविधान का अभिन्न अंग माना है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 111 में। तो ये माना है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि ये सूचना प्राप्ति का अधिकार से संबंधित ये अनुच्छेद है। और जो अनुच्छेद 123 है इसमें क्या होता है, अध्यादेश जारी करने से संबंधित ये होता है। जब संसद सत्र में नहीं हो तो 6 सप्ताह से 6 माह तक इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि इसके हस्ताक्षर से ही विधेयक कानून बनता है। और ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में डाक संशोधन पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो ये सभी अनुच्छेद जो हैं ये राष्ट्रपति से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या है कि कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता। राष्ट्रपति किसको नियुक्ति नहीं करता? प्रधानमंत्री व महान्यायवादी, प्रोटेम स्पीकर व नियंत्रण महालेखा परीक्षक संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल व विदेशी राजदूत। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है वो इन सभी की नियुक्ति करता है, सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी को छोड़कर। आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है और सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस आरपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग, इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किया गया है। प्रधानमंत्री का वर्णन अनुच्छेद 75(1) में मिलता है और महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 99 में प्रोटेम स्पीकर और अनुच्छेद 148 में सीएजी कैग या नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल व विदेशी राजदूत से, राज्यपाल से ये संबंधित है। अनुच्छेद 155 यूपीएससी व सीएजी कैग का अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष 65 वर्ष यह तो होता है यूपीएससी में, और 6 या 62 वर्ष होता है आरपीएससी में। अधिकतम उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, मगर उनकी आयु जब 65 वर्ष या 62 वर्ष हो जाती है तब उनको पद मुक्ति करनी पड़ती है। भारत के प्रथम नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वी नरसिंह राव, एमसी शीतलवाड़, आरएन बनर्जी। तो प्रथम नियंत्रण महालेखा परीक्षक थे वी नरसिंह राव। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट है। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महान्यायवादी थे एमसी शीतलवाड़ और संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आरएन बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 50 है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में गलत अंतर कौन से विकल्प में दिया गया है? विकल्प फर्स्ट है, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन हो सकता है जबकि वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है जबकि वित्त विधेयक को 75 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक में केवल धन से संबंधित उल्लेख है जबकि वित्त विधेयक में धन व कल्याण से संबंधित उल्लेख मिलता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं परंतु वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन 1, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, ये गलत है। वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, धन विधेयक में नहीं हो सकता। बाकी तीनों कथन सत्य हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में वर्णित है और वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 117 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। पहला है, राष्ट्रपति अपने चुनाव का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष भरता है। ऑप्शन 2 है, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या 50-50 होती है।
वीवी गिरी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए तथा लोकसभा अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। तो इसमें से असत्य गलत कथन कौन सा है? वो है ऑप्शन फर्स्ट। राष्ट्रपति अपने चुनाव का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष नहीं बल्कि लोकसभा जो महासचिव है उसके समक्ष भरता है। प्रथम महिला जो महासचिव थी वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव। निर्वाचक मंडल से संबंधित कथन 2 है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या निर्वाचक मंडल में दी गई है। फिर ऑप्शन थर्ड जो है इसमें 1969 में द्वितीय वरीयता से निर्वाचन वीवी गिरी का किया गया था। अनुच्छेद 55 में ये वर्णित है कि एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व कार्यवाहक राष्ट्रपति इन सभी का अनुच्छेद 55 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं इनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और इनके चुनने की जो न्यूनतम आयु है, राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की इनकी योग्यता होनी चाहिए। बस लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और इसकी राष्ट्रपति की 35 वर्ष है। बस ये अंतर और लोकसभा के समान ही उनकी योग्यता होती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये अनुच्छेद 356 से संबंधित है। संवैधानिक तंत्र की विफलता, इससे संबंधित राष्ट्रपति शक्ति का सर्वाधिक बार प्रयोग कहाँ किया गया? पंजाब में, राजस्थान में, मणिपुर में या फिर केरल में? तो 356 का सबसे अधिक प्रयोग मणिपुर में किया गया है। कितनी बार? 10 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। राजस्थान में इसका प्रयोग 4 बार किया गया है। तो 356 का प्रयोग सबसे लंबी अवधि के लिए पंजाब में किया गया था 1951 को। राजस्थान में 4 बार 356 का प्रयोग हो चुका है। सर्वप्रथम 1967 में हुआ, तब राज्यपाल थे संपूर्णानंद और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। फिर उसके 10 वर्ष बाद 1977 को दोबारा हुआ, तब राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। फिर तीसरी बार 356 का प्रयोग 1980 को हुआ, उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। और अंतिम बार 356 का प्रयोग हुआ था 1992 में, उस समय राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी और मुख्यमंत्री थे श्री भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत के समय 2 बार आपातकाल लग चुका है। और केरल जो है वो 356 के दुरुपयोग से संबंधित, केरल में इसका दुरुपयोग देखने को मिलता है 1959 में। अभी तक छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में 356 का प्रयोग नहीं किया गया। राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो 356 है उसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित ये अनुच्छेद है। इसकी अधिकतम अवधि 2 माह है, 6 माह है, 1 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। संसद की स्वीकृति के बिना ये 2 माह तक लागू रहता है और संसद द्वारा इसको प्रस्तावित कर देने पर यह 6 माह तक लागू रहता है। और इसके बाद में निर्वाचन आयोग की लिखित सिफारिश पर ये अनिवार्य रूप से 1 वर्ष के लिए लागू हो जाता है। अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय साख के संकट होने से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 360। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। पहला है, कोई व्यक्ति 6 माह तक सदन का सदस्य न रहते हुए भी प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है।
प्रधानमंत्री को संविधान भवन रूपी व्रत खंड की मुख्य शिला माना जाता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन 4 है मंत्रिपरिषद मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेती है। तो इसमें सत्य कथन नहीं है वो पूछा है। ऑप्शन 1 सत्य है, ऑप्शन 2 भी सत्य है, ऑप्शन 3 भी सत्य है। जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन 4। इसमें क्या गलत है? मंत्रिपरिषद मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रपति के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेती है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के वेतन भत्तों का प्रावधान मंत्रिपरिषद करती है, जिसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। जिला कलेक्टर नगर का प्रथम नागरिक होता है। पंचायत समिति व जिला परिषद का सदस्य बनने के लिए कक्षा 10 उत्तीर्ण होना जरूरी है। सामान्य सरपंच के लिए कक्षा 8 व अनुसूचित क्षेत्र के लिए सरपंच जो चुनता है उसके लिए कक्षा 5 उत्तीर्ण होना जरूरी है। उम्मीदवार के घर कार्यशील शौचालय जरूरी है। वह उम्मीदवार के 2 से अधिक संतान नहीं होने का प्रावधान इसमें दिया गया है। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन 1 है। जिला कलेक्टर नगर का प्रथम नागरिक नहीं होता बल्कि मेयर या महापौर जो होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? यहाँ उपराष्ट्रपति से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 63 में इस पद की व्यवस्था कर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य न होते हुए भी इनको निर्णायक मत देने का अधिकार है। ये निर्णायक मत दे सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद पर रहकर ये कार्य करते हैं। चयन के लिए इनकी न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के समान 35 वर्ष होनी चाहिए तथा इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के समान ही 5 वर्ष का होता है। तो इसमें जो गलत कथन है, असत्य कथन है, वो है ऑप्शन 1। ये दोनों सदनों के जो सदस्य हैं या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति से गुप्त मतदान के द्वारा इनका चुनाव होता है। इनको पद से हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व राज्यसभा में दी जाती है। ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित गलत कथन है। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कथन दिए गए हैं। इनमें से गलत कथन कौन सा है? पहला है संविधान का रक्षक व इसकी व्याख्या करने का इसको अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। देश के समस्त न्यायालयों के ऊपर होने के कारण यह प्रथम अपीलीय न्यायालय है। इसके न्यायाधीशों को वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इसके न्यायाधीश 65 वर्ष या त्यागपत्र या महाभियोग के समय तक पद पर रहते हैं। तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन 2। क्या गलती है इसमें? देश के समस्त न्यायालयों के ऊपर होने के कारण ये प्रथम नहीं बल्कि अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अंतिम अपीलीय न्यायालय होता तब ये कथन सत्य होता। अनुच्छेद 125 में क्या बताया गया है? इसके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से प्राप्त होंगे। मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यताएं हैं वो 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश का कार्य कर चुका है या 10 वर्ष तक वो वकालत कर चुका है या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वो विधिवेता होता है, वही मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक न्यायाधीश का वर्णन किया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति से संबंधित विवाद किस अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ संपत्ति से संबंधित जो विवाद होते हैं उनके बारे में पूछा है। तो ये संवैधानिक मामलों के अंतर्गत आते हैं या दीवानी मामलों के या फौजदारी मामलों के या विशिष्ट मामलों के। तो संपत्ति से संबंधित विवाद जो है वो दीवानी विवाद होते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट
हो जाएगा। ये अनुच्छेद 133 में बताया गया है। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों का प्रावधान दिया गया है। ये संविधान की व्याख्या से संबंधित है। अनुच्छेद 134 जो है वो जिला सत्र न्यायालय के विवाद से संबंधित है, जिसे हाई कोर्ट ने अपने पास मंगवाकर मृत्युदंड दिया गया हो तो वो फौजदारी मामलों के अंतर्गत आता है। विशेष मामलों में क्या आता है, ये अनुच्छेद 135 कहता है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों की अपील की अनुमति विशिष्ट मामलों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। यहाँ भी असत्य कथन पूछा है। सरकार द्वारा निर्मित कानून को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत जो होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट वैध घोषित कर सकता है। नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जमीन जायदाद, विवाह, तलाक, चीज़ों की खरीदारी, किराया आदि दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विकास संसद द्वारा किया जाता है। तो इसमें असत्य कथन जो है वो ऑप्शन 1 है। सरकार द्वारा निर्मित कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो, ये तो बिल्कुल सही है, मगर सुप्रीम कोर्ट उनको वैध घोषित नहीं बल्कि अवैध घोषित कर सकता है। वो उसको अवैध घोषित करेगा। न्यायिक पुनरावलोकन से ये संबंधित है। अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन है न्यायिक पुनर्विलोकन का। क्वेश्चन नंबर 59 है, संसद द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण वाचन कौन सा होता है? तो संसद द्वारा कानून निर्माण का वाचन पूछा है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन या फिर तृतीय वाचन। तो सबसे महत्वपूर्ण जो वाचन होता है वो मध्य वाला मतलब द्वितीय वाचन होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। द्वितीय वाचन जो है इसके 3 चरण होते हैं। सामान्य चरण जो होता है उसमें विधेयक पर चर्चा होती है। इसमें दूसरे चरण में समिति अवस्था पर चर्चा होती है और तीसरे चरण में विचार विमर्श से संबंधित चर्चा की जाती है। तो ये 3 अवस्थाएं, 3 चरण इसके होते हैं। प्रथम वाचन में क्या होता है, विधेयक को संसद के समक्ष रखा जाता है। तृतीय वाचन में क्या किया जाता है, व्याकरण से संबंधित जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, संसद सरकार को धन उपलब्ध करवाती है। तो संसद जो है वो सरकार को कहाँ से धन उपलब्ध करवाती है? कटौती प्रस्ताव के द्वारा, विनियोग विधेयक के द्वारा या अनुपूरक अनुदान के द्वारा या फिर लेखा अनुदान के द्वारा। तो संसद जो है वो सरकार को विनियोग विधेयक के द्वारा संचित निधि से धन प्राप्त करवाती है। ये अनुच्छेद 114 में वर्णित है। और जो कटौती प्रस्ताव है ये 3 प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। ये नीतिगत, सांकेतिक और आर्थिक होता है और इसमें 26 दिन का समय होता है। अनुपूरक अनुदान जो है ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है। इसमें अतिरिक्त धन जो होता है उसकी मांग की जाती है। लेखा अनुदान अनुच्छेद 116 से संबंधित है। इसमें तुरंत धन की जरूरत पड़ने पर बजट का 1/6 हिस्सा अग्रिम देना पड़ता है, मतलब पहले से उसे देना पड़ता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, संसद में देश के सार्वजनिक हित से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये देश के सार्वजनिक हित से संबंधित प्रश्न कब पूछे जाते हैं? प्रश्नकाल में, शून्यकाल में, स्थगन प्रस्ताव में या अविश्वास प्रस्ताव में। तो ये शून्यकाल में ये प्रश्न देश हित से संबंधित जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक का होता है। इसमें भारत चीन युद्ध के दौरान मीडिया के दबाव में इस शून्यकाल को शुरू किया गया था। प्रश्नकाल जो है इसका समय 11 से 12 बजे तक है, जो शून्यकाल से पहले होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तारांकित या मौखिक प्रश्न जो 20 होते हैं, अतारांकित या लिखित प्रश्न जो 230 होते हैं और अल्प सूचना वाले प्रश्न जो 10 दिन पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं।
स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, इसके पारित होने पर सरकार का विघटन हो जाता है, सरकार विघटित हो जाती है और नई सरकार का चुनाव किया जाता है। पहली बार इसका प्रयोग 1963 को JB कृपलानी द्वारा नेहरू सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मगर वो अविश्वास प्रस्ताव असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है वो बताना है। लोक लेखा समिति भ्रष्टाचारियों को दंड देने के लिए संसद से सिफारिश करती है। प्राक्कलन समिति लोक लेखा की सहायता करने के कारण उसकी जुड़वा बहन कहलाती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति के गठन के समय इसमें 22 सदस्य थे। सार्वजनिक उद्योगों में निवेश या मितव्ययता लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद को रिपोर्ट सौंपती है। तो इसमें सत्य कथन नहीं है, वो है ऑप्शन थर्ड। सार्वजनिक उपक्रम समिति के गठन के समय इसमें 22 सदस्य नहीं थे बल्कि 15 सदस्य थे, और सभी जो 15 सदस्य थे वो लोकसभा से संबंधित थे। वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इसी सार्वजनिक उपक्रम समिति को लोक लेखा समिति कहा जाता है ना। फिर जो प्राक्कलन समिति है, जो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहलाती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। मितव्ययी समिति भी इसे कहा जाता है। इसका गठन जो है लोक लेखा समिति का 1921 के अधिनियम द्वारा किया गया। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 को जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया और 1964 में कृष्णराम मेनन सिफारिश पर इस प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। और लोक लेखा के जो अध्यक्ष हैं वो विपक्ष का नेता होता है, जो अध्यक्ष इसका बनेगा वो विपक्षी नेता होगा। तो ये समितियों से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो वो थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। त्यागपत्र देने वाले भी प्रथम प्रधानमंत्री कौन माने जाते हैं? मोरारजी देसाई माने जाते हैं। और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने ही कार्य किया है। तो इनसे संबंधित 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। गुलजारीलाल नंदा जो हैं वो प्रथम अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले प्रधानमंत्री हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह हटे थे अविश्वास प्रस्ताव से। गुलजारीलाल नंदा तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। मोरारजी देसाई त्यागपत्र के मामले में प्रथम थे और गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक के रूप में प्रथम थे। और बुद्ध फिर मुस्काए के जनक अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रथम मनोनीत व निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 1966 को उन्होंने ये पद धारण किया था। और यूएनओ महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो अभी भी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित असत्य कथन पूछा है। मुख्यमंत्री व उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर विधान परिषद वो भंग कर सकता है। वित्त आयोग व निर्वाचन आयोग का गठन वो करता है। अधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन 2। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर विधान परिषद को नहीं बल्कि विधान सभा को यह भंग कर सकता है।
तो ये राज्यपाल का कार्य होता है। अनुच्छेद 174 में ये विधानसभा के विघटन की बात कही गई है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री व उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये वर्णित है। अनुच्छेद 243 झ में क्या वर्णित है? 43 झ व 243 ट में इसमें वित्त आयोग व निर्वाचन आयोग का गठन वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 165 व अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 165 अधिवक्ता से संबंधित है और अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से संबंधित है। तो इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 243 झ है और निर्वाचन आयोग 243 ट है। संवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपने अधिकार का प्रयोग राज्यपाल करता है। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की प्रथम बैठक को भी राज्यपाल संपादित करता है। क्वेश्चन है 65 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? पहला है राज्य की संचित निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। दूसरा है राज्यपाल राज्य द्वारा कुलाधिपति होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति नहीं करता। आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन व राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त कर विधानमंडल के समक्ष रखता है। विधानमंडल द्वारा दूसरी बार विधेयक भेजने पर राज्यपाल को स्वीकृति देनी जरूरी होती है। तो इन चार कथनों में जो गलत कथन है वो ऑप्शन 1 है। राज्य की संचित निधि पर राष्ट्रपति का नहीं बल्कि राज्यपाल का अधिकार होता है। राष्ट्रपति का अधिकार देश की संचित निधि पर होता है और राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल का। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सभी के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है और प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम 25 वर्ष। भारत ने राज्य की विधानसभा के कार्य से संबंधित सत्य कथन नहीं है। तो राज्य की विधानसभा के कार्य से संबंधित यहाँ कथन दिए गए हैं। मौजूदा कानून को संशोधित व निरस्त करना, बजट से स्वीकृति मिलने पर जनता से कर वसूलना, सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना, इसके सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो इसके जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में भाग लेते हैं। यही कथन असत्य है। इसमें दे रखा है नहीं लेते बल्कि वो लेते हैं। काम रोको प्रस्ताव द्वारा सरकार से किसी मुद्दे पर बयान मांगना इसके अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रपति संसद में 2 बार भाषण देने जाते हैं। एक तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आयोजन पर और प्रत्येक निर्वाचन के बाद आयोजित प्रथम सत्र में। अनुच्छेद 3 के अनुसार राष्ट्रपति किसी नए राज्य व राज्यों की सीमा और उसके कार्यों में उसके नामों में परिवर्तन की घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सीमा को कम या बढ़ा सकता है और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। ये अनुच्छेद 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 200 में क्या वर्णित है कि इसके अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है, परंतु उसे अनुमति देना राष्ट्रपति के स्वविवेक पर आधारित है। लेकिन संसद द्वारा भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से कम या 40 सदस्य या 5/6 सदस्य या फिर 1/6 सदस्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं राज्य विधान परिषद में।
और जो विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से कम जो है वो कुल अधिकतम संख्या इनकी हो सकती है। और 40 सदस्य हैं वो विधान परिषद की न्यूनतम संख्या होती है। और जो 5/6 सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं, 1/3 सदस्य। ये नगर पालिका, जिसमें 1/3 सदस्य होते हैं वो नगर पालिका, जिला परिषद या स्थानीय संस्था से संबंधित होते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के गैर सदस्य होते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्ष पूर्व स्नातक पास युवक होते हैं। और 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्ययन कराने वाले माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के होते हैं। इस प्रकार ये 5/6 सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य राज्य विधान परिषद का नहीं है वो बताना है। प्रश्नों, प्रस्तावों और वाद विवादों के आधार पर मंत्री परिषद को पदच्युत कर सकती है। विधानसभा द्वारा भेजे गए किसी वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। विधानसभा द्वारा भेजे गए किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। अनुच्छेद 197 के अनुसार विधानसभा से पारित विधेयक पर 3 माह तक जवाब नहीं देती है तो उसे पुनः भेजा जाता है। फिर 1 माह तक पारित नहीं करती है तो भी वो पारित मान लिया जाता है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 1, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन 1 में क्या गलती है, प्रश्नों, प्रस्तावों, वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को पदच्युत नहीं बल्कि नियंत्रित करती है। और जो विधानसभा द्वारा भेजे गए किसी वित्त विधेयक को वो 14 दिनों तक रोक सकती है। और जो साधारण विधेयक है उसको वह 4 महीने तक रोक सकती है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो मंत्री परिषद के सदस्य भी हो सकते हैं। राज्य विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 में किया गया है, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा जिसका वर्णन अनुच्छेद 170 में है, विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 171 में है। तो ये राज्य विधानमंडल में तीनों आते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यह वेतन जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त करता है, ना कि ये सभापति के रूप में ही वेतन प्राप्त करता है। इस पद के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्ति इनमें से कौन सी नहीं है। पहला है, राज्य व संवर्ती सूची पर दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति इसको प्राप्त है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर भी सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती है। इसको संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य मंत्रिमंडल व अपनी नीति व कार्य के लिए इसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें से कौन सी शक्ति नहीं है वो बतानी है। तो आपको चारों कथन ही सही लगते हैं, मगर यहाँ एक कथन गलत है और वो सिर्फ नहीं के कारण गलत है। तो आप क्वेश्चन को भली प्रकार से पढ़ें, फिर एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें। यहाँ आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन प्रस्तुत किए गए हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक करना न भूलें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इनको संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्राप्त के आगे नहीं और होता तब ये वाक्य भी सही हो जाता। ये केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं, इनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद से संबंधित सत्य कथन नहीं। इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ नहीं पूछा है और वो भी राज्य मंत्री परिषद से।
पहला है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164(5) में कहा गया है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल तय करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार होती है। इसके सभी सदस्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो असत्य कथन है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति नहीं बल्कि विधान परिषद के प्रति नहीं बल्कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जिस प्रकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो बैठकों की अध्यक्षता है, मंत्रिमंडल की बैठक जो होती है वो सप्ताह में एक बार होती हैं और उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री के अनुपस्थित रहने पर किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाती है और बैठक की कोई भी गणपूर्ति नहीं होती है। इसके सभी सदस्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य होते हैं और अगर कोई सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेना जरूरी होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन 46 का राइट है। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह कौन थे? ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। हीरालाल शास्त्री जो थे वो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे और मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य इन्होंने किया था 1954 से लेकर 1971 ईस्वी तक। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1862 ईस्वी को सर्वप्रथम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना नहीं की गई थी। तो भारत में 1862 को कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद इनमें से किस हाई कोर्ट की स्थापना नहीं की गई थी? वो था इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी। बाकी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे ये जो हाई कोर्ट है इनकी स्थापना 1862 को ही की गई थी। अनुच्छेद 231 के तहत क्या कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, कि ये जरूरी नहीं कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट हो। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या है कि उच्च न्यायालय से संबंधित यहाँ कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है हाई कोर्ट से संबंधित। पहला है, अनुच्छेद 216 में क्या वर्णित है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 217(1) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोलेजियम पद्धति व राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। अनुच्छेद 219, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 222, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के परामर्श से करता है। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन 3 है। अनुच्छेद 221 में ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन जो है वो राज्य की नहीं बल्कि देश की संचित निधि से प्राप्त होंगे। पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से इनको प्राप्त होगी, वेतन तो राज्य की संचित निधि से इनको प्राप्त होगा। तो ये अनुच्छेद 221 में वर्णित है। फिर इनकी जो शपथ है वो अनुच्छेद 219 के अंतर्गत वर्णित है। उसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल व अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। तो ये आप याद रखना कि वेतन तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य की संचित निधि देती है, मगर इनकी जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि वहन करती है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 62 वर्ष तक अपने पद पर कार्य
कर सकते हैं जब तक कि उनकी आयु 62 वर्ष तक नहीं हो जाती, और वैसे उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से ये संबंधित है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो न्यायाधीश होता है वरिष्ठ न्यायाधीश, वो मुख्य न्यायाधीश का कार्य कर सकता है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार अनुच्छेद 230 में वर्णित है, और वो कौन करती है? संसद करती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, हाई कोर्ट केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित करता है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत, या फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो ये अवैध या वैध घोषित करता है न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर। ऑप्शन 1 इसका राइट है। ऑप्शन 2 जो है वो मूल अधिकार व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसमें क्या कहा गया है कि वादों की सुनवाई संसद व राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी, राजस्व एकत्रीकरण संबंधी, मौलिक अधिकार व वसीयत संबंधी मामले इसके अंतर्गत आते हैं। अभिलेख न्यायालय में क्या होता है कि अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति अभिलेख न्यायालय के पास होती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या कहा गया है कि सिविल जो आयकर या उत्तराधिकार हैं, ये सिविल मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील इसके अंतर्गत की जाती है। अपराधी को सेशन न्यायालय ने 14 वर्ष तक के लिए कारावास या मृत्युदंड दिया हो तो उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जाती है। समविकी व्याख्या के या सामविकी व्याख्या के जो प्रश्न होते हैं उसमें हाई कोर्ट से अपील की जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर स्थानांतरित किया गया। तो ये जोधपुर कब स्थानांतरित किया गया था? ये शुरू में इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी, बाद में इसको जोधपुर स्थानांतरित किया गया। 1949 को, 1956 को, 1958 को या 1977 को। तो ये जोधपुर स्थानांतरित किया गया था 1958 ईस्वी को। 1949 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 29 अगस्त 1949 को। फिर 1956 को एक सत्यनारायण राव कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिश पर इसको जोधपुर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। फिर 1977 को क्या हुआ? जनवरी 1977 में एक खंडपीठ इसके जयपुर में भी स्थापित की गई। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो यहाँ भी असत्य कथन पूछा है। पहला है, ग्राम न्यायालयों के गठन एक्ट 2008 के तहत किए गए हैं। कमजोर वर्ग, महिला, बालक, निराश्रित, बंदी, आपदाग्रस्त व्यक्ति को निःशुल्क न्याय मिलना चाहिए। जनहित याचिका के तहत वंचित व्यक्ति को न्याय प्रदान किया जाता है। गंभीर विषय पर शीघ्र न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों की स्थापना की गई है। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन 4 है। गंभीर विषय पर अगर शीघ्र न्याय दिलवाना है तो लोक अदालत नहीं, लोक अदालत में तो न्याय धीरे मिलता है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं उसमें शीघ्र न्याय मिलता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट या त्वरित न्यायालय होता तब ये सही होता। जिला मुख्यालयों पर स्थायी रूप से लोक अदालतें कार्य करती हैं। जो लोक अदालतें होती हैं वो जिला मुख्यालयों पर कार्य करती हैं। प्रथम ग्राम न्यायालय जो बना था वो बस्सी जयपुर में बना था। क्वेश्चन नंबर 77 है कि स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, उससे पहले की बात हो रही है, रियासत में पंचायती राज कानून नहीं बनाया गया था। बीकानेर, सिरोही, भरतपुर, करौली। तो यहाँ बीकानेर, सिरोही, भरतपुर में तो 1947 से पहले पंचायती राज कानून बन गया था, मगर करौली में
स्वतंत्रता के बाद 1949 में पंचायती राज कानून बनाया गया था। सबसे पहले ये बना था बीकानेर में 1929 को, उसके बाद में ये सिरोही में बना था 1943 को, फिर भरतपुर में ये बना था 1944 को। तो ये तीनों आज़ादी से पहले के हैं। करौली 1949 आज़ादी के 2 वर्ष बाद का है, और जयपुर में ये बना था 1938 ईस्वी में। संयुक्त राजस्थान द्वारा 1948 में पंचायती राज अध्यादेश लागू किया गया था और 1949 में पंचायत विभाग स्थापित किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन कब किया गया था? पहला है अधिनियम 1953 के द्वारा, या फिर अधिनियम 1959 के द्वारा, या फिर अधिनियम 1994 के द्वारा, या अधिनियम 2009 के द्वारा। तो ये राज्यों में पुनर्गठन जो किया गया वो अधिनियम 1953 के द्वारा किया गया था, और इसको राजस्थान पंचायत अधिनियम द्वारा लागू कब किया गया? 1 जनवरी 1954 को। गठन हुआ 1953 में और लागू हुआ 1 जनवरी 1954 में। अधिनियम 1959 में क्या कहा गया है कि राजस्थान नगर पालिका से संबंधित 1959 का अधिनियम है, और जो अधिनियम 1994 है उसके द्वारा क्या किया गया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो अध्याय 2 क में ग्राम सभा के नाम से वर्णित है उसको लागू किया गया, तथा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया 1994 को। अधिनियम 2009 के द्वारा क्या किया गया? वर्तमान जो नगर पालिका अधिनियम है वो लागू हुआ था अधिनियम 2009 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित सत्य कथन नहीं है। तो इसमें कौन सा सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। पहला है, ग्राम पंचायत अपने क्रियाकलापों के लिए पंचायत समिति के प्रति जवाबदेह होती है। दूसरा है, ग्राम पंचायत की बैठकों की संख्या अनिश्चित है, परंतु 15 दिन में एक बार इनकी बैठक अवश्य होनी चाहिए। पंच उप सरपंच को पद ग्रहण के 2 वर्ष बाद ही 3/4 बहुमत पारित करके अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य सरकार व ग्राम पंचायत के बीच कड़ी का कार्य स्थानीय स्वशासन करती है। तो जिला परिषद इनके बीच कड़ी का कार्य करती है, न कि स्थानीय स्वशासन। तो जिला परिषद राज्य सरकार और ग्राम पंचायत के बीच कड़ी का कार्य करती है। तो इसमें सत्य कथन नहीं है, वो है ऑप्शन 1। ग्राम पंचायत अपने क्रियाकलापों के लिए पंचायत समिति के प्रति जवाबदेह नहीं होती, बल्कि ये ग्राम सभा के प्रति ही जवाबदेह होती है। तो ग्राम सभा होता तब ये सही होता। इसकी जो बैठक है, ग्राम पंचायत की बैठक जो है वो पंचायत समिति की माह में एक बार तथा जिला परिषद की 3 माह में एक बार की जाती है। तो पंचायत समिति की तो हर महीने एक बार बैठक होती है और जिला परिषद की 3 महीने में एक बार, और ग्राम पंचायतों की 15 दिन में एक बार। प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा 3/4 बहुमत से हटाए जा सकते हैं। जिस प्रकार पंच उप सरपंच को 3/4 बहुमत से हटाया जा सकता है, उसी प्रकार प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख को भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा 3 माह के 2 वर्ष बाद ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख को हटाने का अधिकार किसको है? तो जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख को कौन हटा सकता है? निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को, जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा व विधानसभा सदस्यों को, जिला परिषद क्षेत्र के निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्यसभा सदस्यों को, समस्त पंचायत समितियों के प्रधानों को। तो जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख ये किसको हटा सकते हैं? तो ये हटा सकते हैं निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। अन्य जो सदस्य हैं उनको मत देने का ही अधिकार होता है, न कि हटाने का। 3000 की जनसंख्या पर 1 सरपंच और 9 वार्ड पंच होते हैं, और उसके बाद में जैसे जैसे
जनसंख्या बढ़ती है तो 1000 पर 2 वार्ड पंचों में वृद्धि कर दी जाती है। जैसे 1000 जनसंख्या बढ़ गई, 4000 जनसंख्या हो गई तो 11 वार्ड पंच और 1 सरपंच हो जाता है। 1 लाख तक की जनसंख्या तक पंचायत समिति में 15 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और उसके बाद में जैसे ही 15,000 की जनसंख्या बढ़ जाती है तो निर्वाचन क्षेत्रों में 2 क्षेत्रों की वृद्धि और हो जाती है। तो 1,15,000 जनसंख्या होने पर निर्वाचन क्षेत्र हो जाते हैं 17। 4 लाख तक की जनसंख्या तक जिला परिषद के 17 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। उसके बाद में 1 लाख जनसंख्या पर 2 निर्वाचन क्षेत्रों की वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो 5 लाख जनसंख्या हो गई तो कुल जो जिला परिषद में निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 19 से हो जाएंगे, तो उनकी संख्या 19 से हो जाती है। एक्टिव 1 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं उनमें से असत्य कथन बताना है। तो प्राचीन काल में दक्षिणी भारत में स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य में देखने को मिला था। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य में देखने को मिला था दक्षिणी भारत में। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का दायित्व केंद्रीय निर्वाचन आयोग में निहित किया है। प्रत्येक जिला परिषदें 5 स्थायी समितियों का गठन करती हैं। राज्य सरकार प्रत्येक जिला परिषद के लिए 5 सदस्यीय सतर्कता समिति का गठन करेगी। तो यहाँ 4 कथन दिए हैं, उसमें असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 2। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का दायित्व केंद्रीय निर्वाचन आयोग को निहित नहीं किया गया, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मे ये सौंपा गया है। पंचायत समिति के सदस्यों में उस क्षेत्र के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य, विधानसभा सदस्य व सभी सरपंच इसमें शामिल होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका की कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो यहाँ नगर पालिका की कार्यपालक समिति जो होती है उसका पदेन सचिव पूछा है, तो कौन होता है? महापौर, उप महापौर, परिषद में विपक्ष का नेता या मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी। जो CEO होता है वो कार्यपालक समिति का प्रधान सचिव होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इन सभी के अतिरिक्त परिषद द्वारा निर्वाचित 7 सदस्य और होते हैं। 4 सदस्य ये होते हैं कार्यपालक समिति में और इनके अलावा 7 सदस्य और होते हैं। तो कार्यपालक जो समिति है उसमें कुल 11 सदस्य होते हैं। इन 11 में से 2 सदस्य जो हैं वो महिलाएं होनी जरूरी होती हैं। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है नीचे। भाग 18 में राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 352, 356, 360 जो भाग 18 में वर्णित है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 है वो वर्णित की गई है। संसद सत्र को स्थगित किए सत्र को पुनः बुलाना और अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार यूनिट नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इस यूनिट में आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो NCERT की बुक है उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ इस यूनिट में लिए गए थे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।